हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सावधान, झारखंड पर भारी है अगले 24 घंटे। मंडरा रहा भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा। आईएमडी की चेतावनी, लोगों को सावधान रहने की सलाह। झारखंड में इस बार मानसून ने एंट्री के साथ ही कहर बरपा दिया है। मूसलाधार बारिश इस कदर हुई है कि लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे हैं। नदी नाले उफान पर आ गए हैं, कुछ जगहों पर लोग पानी में बह गए हैं। झारखंड में लगातार बारिश से अचानक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अगले 24 घंटे झारखंड पर भारी है। इससे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। झारखंड में आज 15 और कल 16 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। इस कारण आसपास के इलाकों में अचानक बाढ़ आ सकती है। इससे जान माल का नुकसान हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि झारखंड में अगले 24 घंटे में अचानक बाढ़ आ सकती है। इसलिए झारखंड के लोग सावधान रहें। नदियों के आसपास रहने वाले लोग विशेष रूप से सावधान रहें। झारखंड के जिन जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ का खतरा है, उनमें रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, खुंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, सरायकेला, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम जिले शामिल हैं। इन लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जमशेदपुर में आज 15 जुलाई को बंद रहेंगे सभी स्कूल। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए डीसी ने दिया आदेश। पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आज 15 जुलाई को सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी सिंहभूम में मंगलवार को लगातार भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी सिंहभूम को रेड जोन की श्रेणी में चिन्हित किया गया है। वहीं इससे पहले सोमवार को भी जमशेदपुर में लगातार बारिश होने का सिलसिला चलता रहा। इधर बारिश से जनजीवन एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में जिला दंडाधिकारी सह डीसी कर्ण सत्यार्थी ने आज स्कूल बंद करने का आदेश दिया है। पूर्वी सिंहभूम में कक्षा 12वीं तक संचालित सभी सरकारी, निजी, अल्पसंख्यक विद्यालयों को 15 जुलाई को अवकाश घोषित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही डीसी ने कहा है कि विद्यार्थियों का पठन पाठन बाधित न हो, इसके मद्देनजर ऑनलाइन कक्षा संचालित करना सुनिश्चित करें। इससे पूर्व 10 जुलाई को भी भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए जिले में स्कूल को बंद किया गया था। बोकारो में खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरी, 2 महिलाओं की मौत, 3 घायल, परिजनों को 4-4 लाख मुआवजा। बोकारो के गोपालपुर पंचायत में सोमवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। खेत में रोपाई कर रही 5 महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। 3 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक महिलाओं की पहचान मीरा देवी 35 वर्षीय और पार्वती देवी 55 वर्षीय के रूप में हुई है। मीरा देवी राजेश कालिंदी की पत्नी थी, जबकि पार्वती देवी स्वर्गीय उद्धव कालिंदी की पत्नी थी। घायल महिलाओं में मोहिनी कुमारी 18 वर्षीय, काजल देवी 40 वर्षीय और नियति देवी 35 वर्षीय शामिल हैं। घायल महिलाओं को बोकारो के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज गर्जन के साथ अचानक बिजली गिरी और यह हादसा हुआ। प्रशासन ने मृतक महिलाओं के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। जेएसएससी को झटका, हाईकोर्ट ने कहा 2 वर्षीय बीएड वाले भी पात्र उम्मीदवार। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8वीं नियुक्ति प्रक्रिया में 2 वर्षीय बीएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकल पीठ ने सोमवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी को निर्देश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों के भी दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि 2 वर्षीय बीएड करने वाले उम्मीदवार भी नियुक्ति के लिए पूर्णतः पात्र हैं। यह आदेश उन याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है जिनमें अभ्यर्थियों ने केवल कोर्स की अवधि के आधार पर अपात्र घोषित किए जाने को चुनौती दी थी। अभ्यर्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने पक्ष रखा। सुनवाई में यह तथ्य सामने आया कि आयोग ने अपने विज्ञापन में केवल 1 वर्षीय बीएड का उल्लेख किया था, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई के मानकों के अनुसार 2 वर्षीय कोर्स भी मान्य हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की संभावना है।
पलामू में वज्रपात, अलग अलग घटना में 2 की मौत, पेड़ के नीचे खड़ी महिला और एक व्यक्ति की गई जान। पलामू जिले में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई। पांकी प्रखंड के बरवाडी गांव में 56 वर्षीय सावित्री देवी की मौत हो गई। वह बकरी चरा रही थी। शाम को अचानक बारिश शुरू हो गई। सावित्री देवी बारिश से बचने के लिए महुआ के पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। इसी दौरान वज्रपात हुआ और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन शव को घर ले गए। दूसरी घटना नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के डगरा गांव में हुई। यहां एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई। पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है। दोनों घटनाओं से क्षेत्र में शोक की लहर है। राजभवन के समक्ष केंद्रीय सरना समिति का धरना, पेशा लागू करने की मांग को लेकर गुमला से पहुंचे आदिवासी। झारखंड में पेशा कानून को जल्द लागू करने की मांग को लेकर सोमवार को राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व केंद्रीय सरना समिति ने किया, जिसमें भारी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए। यह प्रदर्शन गुमला जिले के लेटा टोली में स्थित बाबा कार्तिक उरांव की समाधि से 11 जुलाई को शुरू हुई एक पद यात्रा का अंतिम पड़ाव था। 3 दिनों की कठिन पैदल यात्रा के बाद प्रदर्शनकारी राजभवन पहुंचे ताकि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सके और पेशा कानून को राज्य में तत्काल लागू करने की मांग रख सके। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा है कि पेशा कानून आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन पर अधिकार दिलाने का औजार है। यह कानून 1996 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था, लेकिन झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत ने कहा है कि जब तक यह कानून नहीं आता, आदिवासियों को उनका वास्तविक हक नहीं मिल सकता। जमीन छीने जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और उनकी सांस्कृतिक पहचान पर संकट मंडरा रहा है। सेना भर्ती रैली 22 अगस्त से 4 सितंबर तक रांची के खेलगांव में। झारखंड में वर्ष 2025-26 के लिए सेना भर्ती रैली संभावित 22 अगस्त से 4 सितंबर तक रांची के खेलगांव में होगा। इस आयोजन को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय में बैठक हुई। बैठक के दौरान खेलगांव रांची में 22 अगस्त से 4 सितंबर तक होने वाली सेना भर्ती रैली को लेकर कर्नल विकास भोला ने उपायुक्त रांची से विशेष रूप से कहा है कि रांची जिला के युवाओं को सेना में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना हमारा लक्ष्य है। रांची जिला के युवा ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती होकर अपना भविष्य बनाएं, ये हमारी प्राथमिकता है। कर्नल विकास ने कहा है कि रैली के दौरान जो युवा इस रैली में भाग लेंगे, उन्हें मौलिक सुविधा एवं अन्य सभी व्यवस्थाएं रैली स्थल पर कराने को कहा गया है। रैली के दौरान विधि व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, रैली ग्राउंड में भर्ती स्थल की चौतरफा सुरक्षा, रैली स्तर निर्धारित विश्राम क्षेत्र के आसपास सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, मेडिकल कवर, रैली स्थल पर एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम संभावित रैली के सभी दिनों में सुबह 4 बजे से उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस पर उपायुक्त ने कहा है कि सारी व्यवस्थाएं जो भी जिला प्रशासन की तरफ से संभव होगा वह उपलब्ध करा दी जाएगी। साथ ही उपायुक्त ने कहा है कि सभी सेना में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का शोषण करने वाले दलालों से सावधान रहें। पलामू में अब लिखित परीक्षा के आधार पर होगी चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति, राधा कृष्ण किशोर। पलामू जिले में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति अब लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। यह जानकारी वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने दी। उन्होंने बताया कि पहले जारी विज्ञापन में नियुक्ति अंक के आधार पर प्रस्तावित थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने इसे लेकर आपत्ति जताई थी और मांग की थी कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य हो। विदित हो कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्व में पलामू जिले में हुई चतुर्थ वर्गीय नियुक्तियों को रद्द कर दिया था और उपायुक्त को 6 महीने के भीतर नई प्रक्रिया के तहत नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने पुनः विज्ञापन जारी कर अंक आधारित चयन का प्रावधान किया था। यह मामला वित्त मंत्री ने कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष उठाया, जिस पर गंभीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने पहले नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। 11 जुलाई 2025 को हुई मंत्री परिषद की बैठक में एक बार फिर राधा कृष्ण किशोर ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट ने लिखित परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की मंजूरी दी। इसके बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी ने उपायुक्त पलामू को इसके अनुरूप प्रक्रिया अपनाने का निर्देश जारी कर दिया है। गिरिडीह में बाइक और अज्ञात वाहन की टक्कर, 8 साल के बच्चे समेत 2 की मौत, एक बाल बचा। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग पर सोमवार को चतरों के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में देवरी थाना क्षेत्र के मंझिलाडी निवासी 8 वर्षीय गौतम तिवारी और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रानीडी निवासी 23 वर्षीय राजेश तुरी शामिल हैं। बाइक पर सवार एक अन्य बच्चा बाल बच गया। तीनों जो भोरनडीहा से छठियारी में निमंत्रण
दर्शन देने जा रहे थे। मृतकों में मौसा और उनके साढ़ू का बेटा शामिल थे। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बीडीओ गणेश रजक और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महातो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 2 घंटे बाद जाम हटाया गया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को दाह संस्कार के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि दी। तरलोक सिंह चौहान होंगे झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। झारखंड हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान वर्तमान में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव को त्रिपुरा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक में लिया गया था, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की नियुक्ति की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सोमवार 14 जुलाई को अपने एक्स अकाउंट पर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड समेत देश के कई राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला किया गया है और संबंधित अधिसूचनाएं जारी कर दी गई है। झारखंड ने ओडिशा को हराकर जीता सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 में मेजबान झारखंड ने किताबी जीत दर्ज की है। 14 जुलाई को खेले गए फाइनल मुकाबले में झारखंड ने कड़े संघर्ष में ओडिशा को 1-0 से पराजित कर लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। दिन के पहले मैच में तीसरे स्थान के लिए हॉकी हरियाणा और हॉकी मिजोरम के बीच मुकाबला हुआ, जो निर्धारित समय तक 3-3 की बराबरी पर रहा। पेनाल्टी शूटआउट में हरियाणा ने 5-4 से जीत दर्ज कर तीसरा स्थान हासिल किया। फाइनल मुकाबले के बाद विजेता झारखंड, उप विजेता ओडिशा और तीसरे स्थान पर रही हरियाणा टीम को ट्रॉफी और पदक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह थे। उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और टीमों को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश नेताओं से कहा, जनता के मुद्दों के साथ हमेशा खड़े रहें। झारखंड के कांग्रेस कोटे के मंत्री, सांसद और विधायकों ने सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने मुलाकात की। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बैठक के बाद बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमेशा खड़ा रहे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस द्वारा किए जा रहे संगठनात्मक कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने झारखंड में संगठन की चल रही गतिविधियों से अवगत कराया। प्रदेश में संगठन सृजन के तहत चल रहे अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। इसके तहत जिला, प्रखंड, ग्राम पंचायत कमेटी के गठन, मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ 12 सदस्यीय प्रखंड कमेटी के गठन पर भी चर्चा की गई। झारखंड के सरकारी दफ्तर बनेंगे ई-ऑफिस, जनवरी 2026 तक पूरा करने का टारगेट। झारखंड सरकार अब सरकारी कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। इसके तहत सभी विभागों को ई-ऑफिस सिस्टम पर लाने की तैयारी अंतिम चरण में है। सोमवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इस प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया है कि जनवरी 2026 तक राज्य के सभी सरकारी कार्यालय ई-ऑफिस सिस्टम से जुड़ जाएं और यह प्रणाली 100% त्रुटि रहित व साइबर सुरक्षित हो। बैठक में IT विभाग, रेलटेल, NIC और JAP IT के तकनीकी विशेषज्ञों ने ई-ऑफिस के क्रियान्वयन से जुड़ी प्रतिक्रिया दी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी विभागों के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तैयार किया जाए और उसी अनुसार क्रियान्वयन हो। उन्होंने कहा है कि सरकारी फाइलें बेहद संवेदनशील होती है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि सिस्टम साइबर फ्रॉड से पूरी तरह सुरक्षित हो। श्रावणी मेले को लेकर प्रशासन सख्त। बासुकीनाथ मंदिर के पास की 8 शराब दुकानें बंद। सावन माह हो और कांवरिया शराब के सेवन से वंचित रह जाएं, ऐसा कभी संभव नहीं हुआ। कांवरिया झारखंड की सीमा में प्रवेश करने के बाद पहले भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और इसके बाद मदिरा पान का सेवन जरूर करते हैं। बिहार में शराबबंदी है, इसलिए मदिरा के सेवन में बिहार के कांवरियों की संख्या सबसे अधिक रहती है। यही शराब दुर्घटना का कारण भी बन जाती है। इस बार विभाग ने मदिरा
मदिरा पान पर रोक लगाने के लिए बासुकीनाथ मेला क्षेत्र के आसपास की 8 शराब दुकानों को 1 माह के लिए बंद कर दिया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी होने की वजह से शराब के शौकीन जैसे ही झारखंड की सीमा में कदम रखते हैं तो पहले भोलेनाथ की पूजा करते हैं, देवघर और बासुकीनाथ में पूजा करने के बाद सीधे मदिरा पान की जुगाड़ में लग जाते हैं। शराब का सेवन करने के बाद उनका अगला पड़ाव पश्चिम बंगाल का तारापीठ होता है। तारापीठ जाने और आने के क्रम में दिल खोलकर शराब पीते हैं। इसी शराब की वजह से हर सावन में करीब आधा दर्जन बिहार के कांवरियों की जान चली जाती है। वहीं कई लोग हादसे का शिकार होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। हादसों पर विराम लगाने के लिए विभाग ने इस बार 8 शराब दुकानों को 1 माह के लिए बंद कर दिया है। शराब घोटाला मामला, आरोपी गजेंद्र सिंह को एसीबी कोर्ट से मिली जमानत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत में सोमवार को बहुचर्चित झारखंड शराब घोटाले से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी गजेंद्र सिंह की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। गजेंद्र सिंह को 20 मई को एसीबी ने गिरफ्तार किया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में थे। 18 जून को उन्होंने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। अदालत के फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है। गौरतलब है कि इससे पहले इसी मामले के एक अन्य आरोपी विनय सिंह को कोर्ट ने अग्रिम जमानत प्रदान की थी। एसीबी की जांच में गजेंद्र सिंह को झारखंड के शराब घोटाले के अहम आरोपियों में शामिल बताया गया है। 4 माओवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। लेवी और धमकी मामले में पुलिस ने की छापेमारी। 25 जून को सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी से भाकपा माओवादी के कोल संघ जोन कमेटी के सदस्य मनोज जी के नाम से 1 करोड़ रुपए लेवी मांगी गई थी। कर्मचारी को 2 जुलाई तक यह राशि नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस पर कर्मचारी ने खलारी थाना में लिखित प्रतिवेदन दिया, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई और माओवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई की गई। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा के आदेश पर पुलिस उपाधीक्षक खलारी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल गठित किया गया। इस दल ने माओवादियों की गिरफ्तारी और कांड के उद्भेदन के लिए अभियान चलाया। इस दौरान 3 जुलाई की मध्यरात्रि को पुलिस को सूचना मिली कि भाकपा माओवादी के 4 से 5 सक्रिय सदस्य जो है बक्सी बंगला चट्टी नदी के पास एकत्रित हुए हैं और व्यवसायियों, ठेकेदारों तथा ईंट भट्ठा मालिकों से लेवी वसूलने के लिए योजना बना रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नदी के किनारे घेराबंदी की। माओवादी सदस्यों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सशस्त्र बल की मदद से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार माओवादियों के पास से तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण सामग्री बरामद हुई। इनमें योगेंद्र गंझू उर्फ पवन जी के पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस, मुकेश गंझू के पास से एक रेडमी कंपनी का मोबाइल फोन और सिम और मनु गंझू के पास से भाकपा माओवादी का लेटर पैड बरामद हुआ। स्वर्गीय विष्णु भैया की पत्नी चमेली देवी ने गुरुजी का हालचाल लिया। सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामो की नेत्री और जामताड़ा के पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु भैया की धर्मपत्नी चमेली देवी ने दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर झामो के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन का हालचाल लिया। गौरतलब है कि गुरुजी पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे हैं और वर्तमान में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इस दौरान चमेली देवी ने अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से गुरुजी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी चमेली देवी की मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच गुरुजी के स्वास्थ्य के संबंध में बातचीत हुई। कोयला ढुलाई रोकने से डंपर मालिक नाराज। जामताड़ा में ईसीएल प्रबंधन के खिलाफ धरना। 16 जुलाई तक समाधान नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी। चित्रा स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ईसीएल के महाप्रबंधक द्वारा डंपर से कोयला ढुलाई पर रोक लगाने के विरोध में डंपर मालिक, चालक और खलासी सड़क पर उतर आए हैं। जामताड़ा रेलवे साइडिंग पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ईसीएल प्रबंधन ने ट्रांसपोर्टरों से मिलकर बाहरी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए स्थानीय डंपर वाहनों को बाहर कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे पिछले 40 वर्षों से कोयला ढुलाई कर रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रशासन, ईसीएल प्रबंधन और डंपर मालिकों के बीच बैठक में कोयला ढुलाई जारी रखने पर सहमति बनी थी, लेकिन प्रबंधन ने इस सहमति का उल्लंघन कर कोयले की लोडिंग पूरी तरह से बंद कर दी। डंपर मालिकों ने 16 जुलाई तक समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ आजीविका की नहीं बल्कि उनके अस्तित्व की है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि समय सीमा तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इस मामले में ईसीएल प्रबंधन की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
उत्पाद विभाग ने सभी उपायुक्तों को लिखा लेटर, शराब दुकानों को लेकर नया निर्देश जारी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने नई उत्पाद नीति लागू होने के पूर्व ही अपनी सभी तैयारियों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। भविष्य में विभाग की नीतियों पर किसी तरह की उंगली ना उठे, इसे ध्यान में रखते हुए विभाग आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने 1 सितंबर से लागू हो रही नई उत्पाद नीति के तहत राजस्व लक्ष्य को संशोधित किया है। नई उत्पाद नीति की शर्तों व व्यवस्थाओं को देखते हुए विभाग ने 1 सितंबर से 31 मार्च 2026 तक के लिए जिलावार लक्ष्य निर्धारित कर सभी जिलों के उपायुक्तों को भेजा है। सभी उपायुक्तों से कहा गया है कि वे उस मिले हुए लक्ष्य के अनुरूप ही प्रत्येक खुदरा शराब दुकानों के लिए लक्ष्य तय करें। प्रत्येक शराब दुकानों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ यह स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त दुकान के संचालक को प्रत्येक माह के 25 तारीख को कितने रुपए का राजस्व विभाग में जमा करना है। गौरतलब है कि राज्य में 1 सितंबर से निजी हाथों में शराब की खुदरा बिक्री होनी है। इसे देखते हुए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने संशोधित राजस्व लक्ष्य घोषित कर दिया है। टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, सवार की मौत। कुछ दिन पहले हिमाचल से लौटा था गुमला, सिर पर चोट लगने से गई जान। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में दोदांग मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। टैंकर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सोमवार दोपहर की है। युवक ने हेलमेट नहीं पहना था और सिर पर चोट लगने से उसकी जान चली गई। मृतक की पहचान पंसो निवासी दुर्गेश उरांव के रूप में हुई है। वह बंधन उरांव का पुत्र था। दुर्गेश कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के ईंट भट्टे से काम कर वापस लौटा था। दुर्गेश अपनी जीजा की बाइक से घाघरा से गुमला की ओर जा रहा था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही टैंकर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक का सिर बुरी तरह से जख्मी हो गया। सड़क पर खून बिखर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। धनबाद में सावन की पहली सोमवारी पर राजेंद्र सरोवर में गंगा आरती का नजारा। सावन की पहली सोमवारी पर कोयलांचल के श्रद्धालुओं ने अध्यात्म व भक्ति से सराबोर एक अनोखी शाम का अनुभव किया। जीटा की ओर से बेकार बांध स्थित राजेंद्र सरोवर में गंगा आरती की तर्ज पर भगवान शिव की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। झमाझम बारिश भी श्रद्धालुओं की आस्था को डिगा नहीं सकी। शाम ढलते ही श्रद्धालुओं का हुजूम कार्यक्रम स्थल पर उमड़ पड़ा। शंख की ध्वनि और मंत्रोच्चारण से शुरू हुए कार्यक्रम में वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। बनारस से आए आचार्य रजनीश मिश्रा और उनकी टीम ने डमरू की गूंज के साथ मंत्रों का उच्चारण कर श्रद्धालुओं को मानो काशी और मथुरा की झलक एक साथ दे दी। भक्त झूमने लगे। इसके बाद शिव पार्वती विभाग के मंचन ने भाव विभोर कर दिया। वही कार्यक्रम को सफल बनाने में नगर निगम, जिला प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संस्थानों की भूमिका सराहनीय रही। श्रद्धालुओं के लिए वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था की गई थी। रामगढ़ में नलकारी नदी में डूबे बुजुर्ग का शव मिला। नदी पार करते समय हुआ था हादसा। एक दिन बाद हाथीदाड़ी माइंस के पास मिली लाश। रामगढ़ जिले में नलकारी नदी से 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान सौंदाडी 19 नंबर कॉलोनी निवासी कालेश्वर करमाली के रूप में हुई है। कालेश्वर रविवार दोपहर को नदी पार कर रहे थे। इस दौरान वह बह गए। स्थानीय युवकों ने नदी में खोजबीन की, लेकिन उनका पता नहीं चल सका। सोमवार दोपहर को उनका शव सौंदाडी के बंद हाथीदाड़ी माइंस के हॉलेज घर के पास नदी में मिला। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। शव को नदी से निकालकर भुरकुंडा पंचायत के पावर हाउस ले गए। कालेश्वर कब्रिस्तान के पास अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनका बाकी परिवार भुरकुंडा के पावर हाउस के पास रहता है। धनबाद और हजारीबाग डीसी को अतिरिक्त प्रभार। उत्पाद में 2 और अधिकारी। राज्य सरकार ने धनबाद के डीसी आदित्य रंजन और हजारीबाग के डीसी शशि रंजन सिंह को जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसके अलावा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वहां 2 अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। पर्यावरण विभाग के उप सचिव अमर कुमार सिंह को उत्पाद विभाग में उप सचिव व खाद्य आपूर्ति विभाग के अवर सचिव सिकंदर राय को उत्पाद विभाग में ही इसी पद पर स्थानांतरित किया गया है। मालूम हो कि उत्पाद विभाग को अभी राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करना है। इसके अलावा पूर्व के दुकानों का ऑडिट होने के बाद हस्तांतरण और नए दुकानों को संचालित करने की चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी है, इसलिए वहां अधिकारियों की आवश्यकता है। उधर महिला बाल विकास विभाग द्वारा विभाग के अपर सचिव अभय नंदन अम्बस्ट को पोषण मिशन के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
सावन के पहले सोमवार पर बुढ़वा महादेव में उमड़े श्रद्धालु। 500 साल पुराने मंदिर में लगी भक्तों की कतार, जलाभिषेक के लिए लगी कतार। हजारीबाग के ऐतिहासिक बुढ़वा महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही शिव भक्त मंदिर में दर्शन के लिए कतारबद्ध नजर आए। श्रद्धालु बेलपत्र, दूध, दही, गंगाजल और पुष्प अर्पित कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर के मुख्य पुजारी प्रमोद मिश्रा के अनुसार यह मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है। पहले से बुद्धा महादेव के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि भगवान बुद्ध यहाँ कुछ समय ठहरे थे। कालांतर में यह स्थान बुधवा महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस मंदिर में सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य पूरी होती है। सावन में इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। स्थानीय प्रशासन और मंदिर समिति ने सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया। सावन के पहले सोमवार पर बोकारो में भक्तों का जुटान। महादेव मंदिर में तड़के 3 बजे से लगी कतार। श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। बोकारो के 12C सेक्टर स्थित प्रसिद्ध महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 3 बजे से ही महिलाएं, पुरुष, बच्चे जलाभिषेक के लिए कतार में लग गए। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मान्यता है कि सावन के पहले सोमवार को जल अर्पण से भोलेनाथ की विशेष कृपा मिलती है। एक्शन में नगर निगम। डोरंडा में स्कूलों के पास से मीट, मछली और तंबाकू की दुकानों को हटाया गया। रांची नगर निगम ने बच्चों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक माहौल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अवैध दुकानों और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। सोमवार को डोरंडा इलाके में स्थित एजी मोड़, साउथ ऑफिस पाड़ा, नॉर्थ ऑफिस पाड़ा, डोरंडा कॉलेज और सेंट जेवियर्स स्कूल के आसपास विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत अवैध रूप से संचालित दुकानों और अतिक्रमण जैसे मीट, मछली और तंबाकू को खासकर हटाया गया। नगर निगम की टीम ने यहां दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वे स्कूलों के पास इस तरह की अवैध गतिविधियों से बचे। इसके अलावा नगर आयुक्त सुशांत गौरव के निर्देश पर निगम ने शहर के स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में मीट, मछली और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस अभियान का मकसद बच्चों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। गिरिडीह के सरिया में अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे व्यक्ति को मारी टक्कर, हुई मौत। सरिया क्षेत्र के सिंगदाहा में एक अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल चल रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान दर्शन पासवान, उम्र लगभग 45 वर्षीय के रूप में हुई है। दर्शन मजदूरी करता था। जानकारी के अनुसार मृतक मजदूरी करके सिंगदाहा में एक होटल में चाय पीकर पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। इसके बाद आनन फानन में सरिया के देवकी हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर सरिया थाना पुलिस देवकी हॉस्पिटल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। मिनी ट्रक चोरी से इनकार पर युवक की हत्या। दोस्तों ने मर्डर कर शव फेंका ईंट भट्टे में, एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। रामगढ़ के बरकाकाना में 6 जुलाई को हुई मोहम्मद साउद हत्याकांड का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक के दोस्त आफ्ताब को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी एबाद उर्फ आबाद फरार है। एसडीपीओ गौरव गोस्वामी ने बताया है कि साउद जिस मिनी ट्रक को चलाता था, आरोपी उसकी चोरी करने की योजना बना रहे थे। साउद ने इससे इनकार किया तो नशे में धुत आफ्ताब और एबाद ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। रेडियोलॉजी हब के रूप में विकसित होगा रांची का सदर अस्पताल। दूर दराज के मरीजों की जांच में होगी सहूलियत। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में रेडियोलॉजिस्ट्स की घोर कमी को देखते हुए एक नया प्रयोग करने की योजना बनाई है। अभी तक इस तरह के प्रयोग बड़े और निजी रेडियोलॉजी पैथोलॉजिकल एजेंसियां करती रही है। योजना के अनुसार रांची सदर अस्पताल में एक अत्याधुनिक रेडियोलॉजी हब स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से राज्य भर के सभी सदर अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सीएचसी को डिजिटल रूप से रांची के सदर अस्पताल में बने रेडियोलॉजी हब से जोड़ा जाएगा। रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश कुमार सिंह ने कहा है कि यह सरकार का स्वागत योग्य निर्णय है। इसका उद्देश्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों को तत्काल, सटीक और डिजिटल रेडियोलॉजिकल जांच की सुविधा उपलब्ध कराना और उसका गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट देना है।
लातेहार में मिला 12 फीट लंबा अजगर, घर के पीछे पुआल पर बैठा था। 18 किलो वजनी सांप को वन विभाग ने जंगल में छोड़ा। लातेहार जिले के बारेसार थाना क्षेत्र के परिवाटाड़ टोला में एक विशालकाय अजगर को वन विभाग की टीम ने सफल रेस्क्यू किया। अर्जुन सिंह के घर के पीछे पुआल के ढेर में यह अजगर दिखा। अर्जुन सिंह ने तुरंत बारेसार वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही फॉरेस्ट परमजीत तिवारी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम में वाइल्ड लाइफर शेरा गुप्ता, ट्रैकर अमन कुमार और क्यूआरटी सदस्य मुखराज यादव व लक्ष्मण यादव शामिल थे। ग्रामीण आकाश कुमार ने भी रेस्क्यू में मदद की। टीम ने करीब 30 मिनट की मेहनत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। फॉरेस्ट परमजीत तिवारी ने बताया कि अजगर 12 फीट लंबा और 6 इंच मोटा था। इसका वजन करीब 18 किलो था। रेस्क्यू के बाद अजगर को कुम्हारमारा जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया। सरायकेला में मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश, 10 लाख की चोरी के मोबाइल और लैपटॉप बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला पुलिस ने मोबाइल चोरों के एक सक्रिय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 62 चोरी के मोबाइल फोन, 1 टैबलेट और 2 लैपटॉप बरामद किए हैं। बरामद सामान की कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पुलिस ने आमदा ओपी क्षेत्र के बड़ा आमदा गांव के मोदी मोहल्ला निवासी हिमांशु मोदी उर्फ रचित को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ समीर रवैया ने बताया कि 13 जुलाई को एसपी को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया है कि बड़ा आमदा गांव में एक युवक मोबाइल चोरी कर उन्हें अवैध रूप से बेच रहा है। सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। एसडीपीओ समीर रवैया के नेतृत्व में टीम ने मोदी टोला बड़ा आमदा में छापेमारी की। पुलिस ने हिमांशु मोदी को चोरी के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि वह दूसरे राज्यों और ट्रेनों में यात्रियों का मोबाइल चोरी करता था। चोरी के मोबाइल स्थानीय स्तर पर या ब्लैक मार्केट में बेचे जाते थे। पुलिस टीम की सतर्कता से इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।